आप सभी का HLB डिजिटल क्लासेज में पुनः स्वागत है। ये फिजिक्स का अगला वीडियो है स्क्रीन पे। इसका पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, त्वरण याद करना है। अब आपको पता है कि बल F बराबर m इंटू ए के बराबर होता है, जहाँ m द्रव्यमान होता है और a उसका त्वरण होता है। तो त्वरण a बराबर हो जाएगा F अपॉन m हो जाएगा, F अपॉन m के बराबर होगा। अब हमारा जो कण है एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे जो आरोपित बल होता है, इलेक्ट्रॉन पे आरोपित बल F बराबर QE के होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश E के बराबर हो जाएगा, तो ये बल जो होगा वो F बराबर E इंटू E होगा। इसलिए त्वरण A बराबर हो जाएगा F अपॉन M से, F बराबर हो जाएगा E बटे M। पहला विकल्प है E अपॉन M, दूसरा विकल्प है E अपॉन M, तीसरा है M अपॉन E, चौथा विकल्प है E अपॉन M। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। तीसरा विकल्प आपका इसका दूसरा विकल्प इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तीन समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 है तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान होगा। तीन प्रतिरोध हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध R1 दिया हुआ है, तीन प्रतिरोध हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध R1 दिया हुआ है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अगर तीनों आपस में समान हैं, R1 बराबर R2 बराबर R3, और इन तीनों को हमने समान R मान लिया। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 उनके डायरेक्ट योग के बराबर होता है। तीनों को जोड़ देंगे तो R1 भी R होगा, R2 भी R होगा, R3 भी R होगा, कुल मिला के हो जाएगा ये 3R के बराबर। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 3R हो जाएगा। फिर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। अब R2 समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R2 के बराबर होता है। तो 1/R2 बराबर 1/R प्लस 1/R उनके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो 1/R इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/R। तो 1/R2 बराबर 3/R। तो हमारा ये R2 बराबर हो जाएगा 3/R। तो इस तरह से श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा 3R और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 हो जाएगा 3/R/3। ये उलट जाएगा क्योंकि हमने R2 को ऊपर कर दिया, इसलिए ये भी फंक्शन बदल जाएगा। इसलिए आपका ये हो जाएगा R2 बराबर R/3 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है। प्रश्नानुसार जो दिया है उसमें हम मान को रख देते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारा दिया हुआ है, यह R1 बराबर दिया है R1 बराबर nR2। R1 का मान हमने निकाल लिया है 3R, तो R1 की जगह हमने रख दिया 3R इंटू n। R2 का मान है R/3, तो इसको R2 की जगह हमने रख दिया R/3। R1 और R2 के जो तुल्य प्रतिरोधों के मान निकले थे हमने रख दिया। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9R बराबर nR के, R से R कट जाएगा। इस तरह से n का मान आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए इसके जो दिए हुए विकल्प हैं, पहला विकल्प है 1/9, दूसरा विकल्प है 1/3, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 9। तो चौथा विकल्प ही इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या
अनुक्रमानुपाती होती है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके पथ की त्रिज्या r बराबर होती है mv/qb के बराबर। r बराबर होता है mv/qb। अब q और v को अगर कांस्टेंट मान ले तो ये r बराबर r प्रोपोर्शनल टू 1/r प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी के बराबर हो जाएगा। चूँकि m इंटू वी कण का संवेग को व्यक्त करता है, इसलिए ये संवेग p के बराबर हो जाएगा, इसलिए r प्रोपोर्शनल टू p के बराबर हो जाएगा, जो एक संवेग है। अब इसका पहला विकल्प है कण पथ की त्रिज्या समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, उसके लिए पहला विकल्प है कण के आवेश के, दूसरा विकल्प है कण के संवेग के, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, चौथा है कण की ऊर्जा के। तो r प्रोपोर्शनल टू संवेग, तो इसका सेकंड विकल्प इसका सही आंसर होगा, दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समीकरण दी हुई है 7n14 प्लस 0n1 बराबर है c614 प्लस x। अब देखिए जो अभिकारक होते हैं उसमें हम भार को देख लेते हैं, तो इसमें 14 1 15 हो रहा है, यहाँ पर कार्बन का है 14 है, तो यह एक की कमी है, इसलिए इधर 1 हो जाएगा। नीचे परमाणु क्रमांक यहाँ 7 है, यहाँ 0 है, तो 7 हुआ। उत्पाद में हमारा 6 है, एक की कमी हो रही, इसलिए परमाणु क्रमांक 1 होगा। इसलिए जो भी उत्पाद हमारा बन रहा है उस उत्पाद का परमाणु भार 1 होगा और उसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। ऐसा तत्व जिसका परमाणु भार 1 हो और परमाणु क्रमांक 1 हो वो प्रोटॉन के नाम से जाना जाता है, 1H1 कहलाता है। अब इसमें दिए हुए विकल्प में पहला विकल्प है प्रोटॉन, यही आपका सही विकल्प होगा। सेकंड है अल्फा कण, ये भी गलत, इलेक्ट्रॉन ड्यूट्रॉन, तो इसका आपका प्रोटॉन इसका सही विकल्प होगा। इसका अगला क्वेश्चन होगा E बराबर, एक समीकरण हमको दी है, E बराबर दिया है 100 cos 6 × 10⁸ t प्लस 4x, ये समीकरण दी है। इसकी मानक समीकरण लिख करके तुलना कर देंगे तो इसकी मानक समीकरण हो जाएगी E बराबर E0 cos पाई cos, और ये हो जाएगा ओमेगा t प्लस kx के बराबर हो गया। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो हमारा ओमेगा बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर हमारा दिया है 6 × 10⁸ टी के, टी कट जाएगा तो ओमेगा बराबर हमारा हो जाएगा 6 × 10⁸ के। फिर kx बराबर होता 4x दिया है, x कटेगा तो k बराबर हमारा हो जाएगा 4 के। तो इस तरह से हमारा ओमेगा का मान आ गया और हमने k निकाल लिया। अब हमारा जो वेग होता है, तो वेग v बराबर होता है ω/k के। अब ओमेगा हमारा दिया हुआ है, ओमेगा का मान दिया है 6 × 10⁸, तो 6 × 10⁸, के का मान हमारा दिया हुआ है 4 रख दें। अब 2 से कट जाएगा तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 3/2 × 10⁸ के। 3 से 2 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸, ये हमारा वेग आ गया। अब देखिए सवाल में है समतल चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि अपवर्तनांक n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा फार्मूला होता है। तो n बराबर हमारा हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, माध्यम में जो चाल निकली है वो है 1.5 × 10⁸। अब 10⁸
10 की पावर 8 कट जाएगा। अभी दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा तो 15 एकन्ना 15 दूना 30। इस प्रकार n का मान जो अपवर्तनांक होगा वो 2 के बराबर होगा। जिसमें दिया पहला विकल्प है 1.5, दूसरा विकल्प दिया है 2, यही आपका सही विकल्प होगा, 2 ही इसका सही विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैरेड तथा संचित ऊर्जा कुछ कट गया है, संचित ऊर्जा ये U होना चाहिए, U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। हमें आवेश की गणना करनी है। अब देखिए संधारित्र की हमको धारिता दी है, संधारित्र की धारिता दी है, संधारित्र की धारिता दी है C है, और संधारित्र की ऊर्जा दी है जो U के बराबर है। तो कह रहा है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, तो संधारित्र पर आवेश, प्लेटों पर आवेश की हमको गणना करनी है, Q हमको ज्ञात करना है। अब देखिए जो संधारित्र की ऊर्जा U होती है तो U बराबर हमारा एक फार्मूला होता है 1/2 Q इंटू V के बराबर। एक फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर के बराबर। एक फार्मूला हमारा होता है U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इस तरह से किसी भी संधारित्र में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमारे 3 फार्मूले होते हैं, जिसके अनुसार दिए हुए फंक्शन के अनुसार हमारा ये U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C से हमारा आवेश की गणना की जाएगी। तो अब देखें U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, इसको कैंची उड़ा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2U इंटू C बराबर Q स्क्वायर के। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2U C के, इसलिए Q बराबर दोनों पक्षों को वर्गमूल ले लेंगे तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2U इंटू C। तो इस प्रकार प्लेटों पर संचित आवेश Q बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2U C के बराबर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखिए प्रकाश किरणें जब किसी पदार्थ पर गिरती हैं, किसी धातु के पदार्थ पर गिरती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश किरणों का धातु की सतह पर या धातु के पदार्थ पर गिर के धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इससे उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। अब देखिए एन टाइप का जो एन टाइप के अर्धचालक में जो एन टाइप का हमारा अर्धचालक है तो उसमें बहुसंख्यक वाहक हमारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक वाहक जो हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमारे अल्पसंख्यक वाहक होते हैं एन टाइप के अर्धचालक में, जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं वो हमारे कोटर होते हैं। अल्पसंख्यक वाहक ये हमारे कोटर होते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर
अविक्षेप स्थिति, शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। अविक्षेप स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें विभवमापी की लंबाई बढ़ानी पड़ती है, तो हमें लंबाई जब बढ़ाएंगे तो हमें अविक्षेप स्थिति प्राप्त होगी। तो लंबाई बढ़ाने पर अविक्षेप स्थिति प्राप्त होगी, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए धारामापी में दो परिवर्तन होते हैं, धारामापी को वोल्टमीटर में बदला जाता है और धारामापी को अमीटर में भी बदला जाता है। अब धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो वोल्टमीटर धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ करके हम धारामापी को वोल्टमीटर में बदलते हैं। देखिए ये हमारा है, ये हमारी स्पोर्ट्स के लिए वोल्टमीटर है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है और इसमें उच्च प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं। उच्च प्रतिरोध, मान लीजिए धारा यहाँ से आ रही है तो इसमें चली गई, इसमें जाने वाली धारा IG होती है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर G होता है। विक्षेप की स्थिति में ये प्रतिरोध हमारा R होता है, R होता है, ये धारा होती है, इस तरह से ये धारा है, ये हमारा वोल्टमीटर है। तो धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ करके हम धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करते हैं। धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर हम धारामापी को वोल्टमीटर में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दो अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए, प्रिज्म कोण के लिए हमारा फार्मूला होता है डेल्टा m बराबर n -1 टाइम्स a। अब हमारा दिया हुआ है अपवर्तनांक 2 है पदार्थ का, तो n की जगह 2 हो जाएगा, -1 प्रिज्म कोण जो है पतला है तो वो कितना दिया है, 10 डिग्री का दिया है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री का। 2 से 1 निकल गया, 1 बचा, 1 गुणे 10 डिग्री के, तो ये 10 डिग्री का हो जाएगा हमारा। तो हमारा अल्पतम विचलन कोण 10 डिग्री का होगा। यह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर